गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। अपन पढ़ रहे थे मानव का जनन तंत्र। मानव के जनन तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत क्या है, एक लिंगिता पाई जाती है, अर्थात एक जीव में एक ही प्रकार का जननांग उपस्थित होता है, तो नर एवं मादा, और इन दोनों में लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। फिर अगर अपन नर जननांग की बात कर रहे थे कल, नर जननांग को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक मुख्य जननांग और दूसरा क्या है, सहायक जननांग। मुख्य जननांग और दूसरा आज का अपना टॉपिक क्या है, सहायक जननांग। सहायक जननांग, मुख्य जननांग उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है। तो अपन ने कल पढ़ा था वृषण जो है मुख्य जननांग होता है। उसके बाद में सहायक जननांगों के अंतर्गत अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, सहायक जनन ग्रंथियां जो कि 3 प्रकार की है, प्रोस्टेट, शुक्राशय, काउपर या बल्बो यूरिथ्रल, और लास्ट सहायक जननांग है अपना क्या, सीसन। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये अपन ने देखा था कल वृषण की संरचना है। वृषण में जो आंतरिक लेयर है, आंतरिक परत है, वो अंदर की धंसकर क्या करती है, 250 से 300 कक्षकों का निर्माण करती है, और इन कक्षकों में ही सेमेनिफेरल ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो क्या करती है, एक है शुक्र जननीय कोशिकाएं और दूसरी है आलंबन कोशिकाएं। शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि आलंबक कोशिकाएं या सर्टोली कोशिका क्या करती है, वृद्धिशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और जहां पर इन सभी नलिकाएं मिलती है उसको अपन वृषण जालक कहते हैं। हिंदी में मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये क्या है, वृषण जालक है। और वृषण जालक के पश्चात ये जो संरचना है ये अपनी अधिवृषण होगी, और अधिवृषण के पश्चात ये जो संरचना है अपनी वो क्या होगी, शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी जो है वो खुल जाती है मूत्र मार्ग के अंतर्गत, और ये यहाँ पर जो शुक्र जनन नलिका है उसके समीप क्या होता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। और इसको भी मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो लिख दूंगा शुक्र जन नलिकाएं। और शुक्र जन नलिकाओं में क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होगी अपनी शुक्र जनीय कोशिकाएं और दूसरी आलंबन कोशिकाएं। तो यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं सहायक जननांगों की। सहायक जननांगों में सबसे पहले आता है अपना अधिवृषण। अधिवृषण एक पतली, लंबी, लगभग 6 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित, चपटी, अर्धविराम यानी कोमा के आकार की नलिका है, जो कि संयोजी उत्तक के द्वारा आपस में चिपकी हुई रहती है। बाहर की तरफ पेशीय स्तर पाया जाता है। आंतरिक स्तर जो है स्तरित उपकला के द्वारा आस्तरित होता है। आंतरिक स्तर जो है वो स्तरित उपकला के द्वारा आस्तरित होता है, ताकि शुक्राणुओं के परिवहन में सहायता करे। इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, शीर्ष, मध्य और पुच्छक। शीर्ष अधिवृषण जो है यह चौड़ा वृषण के ऊपर टिका हुआ एक टोपीनुमा संरचना के ऊपर टिका हुआ रहता है, जिसमें से अपवाहिनी वाहिकाएं, ये क्या है, अपवाही वाहिकाएं हैं। अपवाही वाहिकाएं इसी के द्वारा निकलती है। अपवाही वाहिका ये किस में निकलती है, अधिवृषण में ही निकलती है। उसके बाद में मध्य अधिवृषण की अगर अपन बात करें तो यह भाग, मध्य भाग है पतला, चपटा व वृषण की पश्च सतह तक फैला हुआ रहता है। और पुच्छक अधिवृषण की बात करें तो पुच्छक अधिवृषण अंतिम भाग होता है, जो वृषण के निचले भाग को, ये निचले भाग को यहाँ ढके हुए रहता है, जिसको क्या कहते हैं, पुच्छक अधिवृषण। उसके बाद में ये अधिवृषण किसमें खुलता है, शुक्रवाहिनी में। ये शुक्रवाहिनी है, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसके अंतर्गत पुच्छक अधिवृषण कम कुंडली तथा मोटी नलिका के रूप में खुलता है। और इसके अंदर भी कूट स्तरित स्तंभी उपकला पाई जाती है, यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमुलर एपिथेलियम पाई जाती है। इसमें कुछ कोशिकाएं विशेष प्रकार के तरल पदार्थ का स्राव करती है, यानी ये प्रोस्टेट और शुक्राशय ग्रंथि इसके अंदर कुछ चिकने पदार्थों का स्राव करती है, जिससे कि इसके अंदर तरंगित गति होती है, और तरंगित गति के द्वारा ये शुक्राणुओं को आगे ले जाने में सक्षम होती है। और इसी के अंदर शुक्राशय और कॉपर ग्रंथि दोनों खुलती है और एक स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करती है। और इसका जो तुम्बिका का भाग होता है, यानी एम्पुला, मुड़ा हुआ भाग है एम्पुला, आगे इस प्रकार से अपन ने देखा था कल डायग्राम। तो एम्पुला भाग के अंतर्गत शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण किया जाता है। तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुक्रवाहिनी के कौन से भाग में शुक्राणुओं का संग्रहण होता है, तो आप उत्तर लिखेंगे तुम्बिका।
या एम्पुला जो शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, और ये स्खलन वाहिनी अंत में मूत्र मार्ग के अंदर आकर खुलती है। तो अगला अपना टॉपिक हो गया मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो शीशन के शिखर भाग पर मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करती है। उसके बाद में आ जाता है अपना सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियों में प्रोस्टेट, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि है। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि की, तो यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा हल्के सफेद पदार्थ का तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है जो वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाती है। इस तरल में याद रखना अपने को, इस तरल में फास्फेट, लाइसोजाइम, सिट्रेट, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं एवं वीर्य के मार्ग को सुगम बनाते हैं। अधिक आयु में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जिससे मूत्र विसर्जन में कठिनाई होती है। दूसरा है शुक्राशय। ये मूत्राशय की सतह के ऊपर दोनों ओर स्थित होता है जिसे एक जोड़ी थैलेनुमा संरचना है। यह एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करने वाली ग्रंथि है। प्रत्येक ग्रंथि में एक छोटी नलिका निकलकर शुक्रवाहिनी की तुम्बिका में जाती है। शीशन की उत्तेजित अवस्था में स्खलन के समय यानी जब वीर्य का स्खलन किया जाता है तो ये दोनों संकुचित होकर अपने स्राव को मुक्त करते हैं। शुक्राशय का स्राव वीर्य का 60% भाग बनाते हैं। शुक्राशय का स्राव वीर्य का 60%, ये भी अपने को याद रखना है। शुक्राशय का स्राव वीर्य का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 60% भाग बनाता है। और इसमें फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टोग्लाइंडेंस तथा प्रोटीन सेमिनोजेलिन होते हैं। फ्रक्टोज शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। क्षारीय प्रकृति के कारण यह स्राव जो है योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। काउपर ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे मूत्र मार्ग के दोनों पार्श्वों में ये स्थित छोटी अंडाकार ग्रंथियां होती है जिन्हें काउपर की ग्रंथि कहा जाता है। मैथुन के समय इन ग्रंथियों द्वारा एक गाढ़ा, चिपचिपा, क्षारीय, पारदर्शी तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखता है तथा मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। यह तरल मादा की योनि को चिकना कर मैथुन की क्रिया को सुगम बनाने का कार्य करता है। लास्ट अपना सहायक जननांग है वो क्या है, शीशन है। तो मनुष्य व अन्य स्तनियों में वृषण कोषों के बीच में उदर से लटका हुआ एक लंबा बेलनाकार उत्थापनशील या उत्स्रायी इरेक्टाइल तथा अत्यधिक संवहनीय मैथुनांग पाया जाता है जिसे शीशन कहते हैं। यह महीन उदर भित्ति द्वारा ढका हुआ रहता है। शीशन काय तंतुमय पेशीय संयोजी उत्तकों की बनी 3 स्पंजी अनुलंबीय डोरियां होती है, ठीक है। इनमें से 2 डोरियां शीशन के पूर्व पार्श्व में स्थित होती है तथा एक पश्च भाग में स्थित होती है। मूत्र मार्ग के चारों अधरवर्ती भाग में बीच में एक पतली डोरी रहती है। पृष्ठवर्ती डोरियां शीशन समूह, इनको क्या कहते हैं, कार्पस केवरोनोसा और कार्पस स्पंजियोसोम कहते हैं। शीशन का शिखर भाग फैलकर एक फूले हुए चिकने मुंड ग्लैंड स्पेनिस का निर्माण करता है। यह केवल कार्पस स्पंजियोसोम का बना होता है। शीशन मुंड को ढकने वाली त्वचा एक टोपी के समान संरचना बनाती है जिसे शीशन मुंड भी कहते हैं। यह शीशन मुंड मैथुन के समय आधार भाग पर वर्लित हो जाती है। सामान्य अवस्था में शीशन में 3 डोरियों में उपस्थित रक्त कोटर खाली रहते हैं लेकिन पेशियां संकुचित रहती है तथा मूत्र जनन छिद्र द्वारा मूत्र ही बाहर निकलता है। लेकिन मैथुन के समय उत्तेजित अवस्था में आने पर शीशन धमनियों से स्पंजीय डोरियों के कोटरों में रक्त भर जाता है, पेशियां स्थिर हो जाती है, शीशन फूलकर बड़ा एवं कड़ा हो जाता है, मुंड वाला भाग नग्न हो जाता है, शीशन तनकर खड़ा हो जाता है जो कि कोपुलेशन में यानी संगम के समय रुधिर परिसंचरण पर निर्भर करता है और मैथुन के समय उत्तेजित अवस्था में ये योनि की गहराई तक प्रवेश कर जाता है जिससे मैथुन में निकले शुक्राणु गर्भाशय तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कोपुलेशन की या मैथुन की क्रिया संपन्न होती है। अर्थात
इसी के द्वारा क्या होता है, जो स्पंज कार्वस स्पंजियोसोम है उसमें रक्त भर जाने के कारण ये उत्थापनशील अंग बन जाता है और उस समय मूत्र का स्राव नहीं होता, केवल वीर्य का स्राव होता है। तो वीर्य का 25 से 30% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि और 60% भाग शुक्राशय और बाकी इसमें शुक्र जनन नलिका अंग के द्वारा बने हुए शुक्राणु होते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये नर जनन तंत्र वाला भाग जो है वो पूरा होता है। कल अपन पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।